Good afternoon, everyone. Welcome to Super 20 Institute. I am Panchika Sharma and I am your biology teacher. So, हम लोगों ने अपना सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हमने उसमें सबसे पहले फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है। और इसके बाद हमने मेल गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट देखी, फिर फीमेल गेमेटोफाइट की, और जो हमने लास्ट क्लास में अपना टॉपिक कंप्लीट किया है दैट वाज पॉलिनेशन, ठीक है। तो हमने पॉलिनेशन तक अपने ये चैप्टर कवर कर लिए, ठीक है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज पोलन क्रिस्टल इंटरैक्शन, ठीक है। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक करवाने वाली हूँ दैट इज को एवोल्यूशन इन केस ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्लावर्स, ठीक है। को एवोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, दो चीज़ों का साथ में एवोल्यूशन होना, इट इज कॉल्ड एज को एवोल्यूशन, ठीक है। ये डीप में क्या है हम लोग अपनी नेक्स्ट यूनिट में एवोल्यूशन का चैप्टर फुल फ्लेज अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज हम इसको फ्लावर्स के कॉन्टेक्स्ट में एक बार देख लेते हैं कि कोएवोल्यूशन कैसे होता है इंसेक्ट्स और फ्लावर्स में, ठीक है। तो एवोल्यूशन हमेशा आपने याद रखना है कि हम लोग कैसे इवॉल्व हुए हैं। एवोल्यूशन को एक स्टोरी जैसे समझ लो, उसको हमने साइंटिफिक टर्म्स के साथ कैसे रिलेट किया है, उस पूरे चैप्टर को हम क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि को एवोल्यूशन कैसे हुआ इंसेक्ट्स और फ्लावर्स में, ठीक है। अब हमने कल पॉलिनेशन पढ़ा था, ठीक है। तो हमने एंटोमोफिली के केस में स्पेसिफिकली ये देखा था कि वहाँ पे क्या होता है कि जब भी कोई इंसेक्ट पॉलिनेट करने आता है एक फ्लावर को, तो वो इन रिटर्न कुछ रिवॉर्ड्स भी लेके जाता है, ठीक है। किस फॉर्म में, या तो वो पोलन ग्रेन्स ले जाता है, ठीक है, फीड करने के लिए, और साथ में नेक्टर भी लेके जाता है, ठीक है। ये उसके कुछ पोलन रिवॉर्ड्स होते हैं जो फ्लावर एक इंसेक्ट को देता है, ठीक है। तो क्या होगा कि पहले क्या होता था, हमारे पास जो इंसेक्ट होते थे ना, इंसेक्ट के पास ना दो तरह की प्रोपोसिस होती थी। या तो प्रोपोसिस बहुत छोटी होती थी, या फिर लॉन्ग प्रोपोसिस होती थी, ठीक है। और जो हमारे फ्लावर्स होते थे ना, फ्लावर में क्या होता था, जो हमारी नेक्टेरियस थी ना, मतलब जहाँ पे नेक्टर प्रोड्यूस हो रहा है वो सुपरफिशियली प्रेजेंट होती थी, मतलब ऊपर ही प्रेजेंट होती थी बिल्कुल। ये हम पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि जब एवोल्यूशन हो रहा था। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो हमारे इंसेक्ट्स होते थे उनके पास दो तरह की प्रोपोसिस होती थी, या तो छोटी होती थी या बहुत लंबी होती थी, ठीक है। और फ्लावर्स के केस में अगर हम इसको रिलेट करें तो जो हमारी नेक्टेरियस होती थी ना, जहाँ पे नेक्टर बनता था, वो सुपरफिशियली प्रेजेंट होती थी। मतलब जैसे सपोज आप ये मेरा हाथ देख लो, ये फ्लावर है, ठीक है, तो ये बिल्कुल ऊपर सुपरफिशियली ऊपर ही प्रेजेंट होगी। तो जब कोई भी इंसेक्ट आएगा तो उसको ज्यादा डीप पेनिट्रेट करने की जरूरत नहीं है, वो ऊपर से ही नेक्टर लेके जा सकता है। तो यहाँ इस केस में क्या हो रहा था, जो दोनों इंसेक्ट्स थे ना, दोनों ही इजीली सरवाइव कर पा रहे थे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, both types of insects were able to survive by taking out the nectar easily, ठीक है, क्योंकि उनको फीड करने के लिए खाना मिल रहा था, तो वो इजीली फीड कर रहे थे और सरवाइव कर पा रहे थे। बट जैसे एवोल्यूशन हुआ उनमें चेंजेस आए, कुछ म्यूटेशंस हुई, तो जो हमारी नेक्टरीज थी वो सुपरफिशियली अब नहीं रही, वो डीप चली गई फ्लावर के अंदर। मतलब अगर ये फ्लावर है तो हमारी
नेक्टेरी कोई यहाँ पे प्रेजेंट होगी, देख रहे हो यहाँ इतना डीप, ठीक है। तो क्या होगा उस केस में, अब जो हमारे स्मॉल प्रोपोसिस वाले इंसेक्ट है वो तो ले ही नहीं पाएंगे नेक्टर को, नहीं ले पाएंगे ना, कैसे वो डीप डाउन फीड करने के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जिन इंसेक्ट्स के पास लॉन्ग प्रोपोसिस है वो इजीली नेक्टर को ले पाएंगे, ठीक है, सक कर पाएंगे और वो लोग फीड कर पाएंगे, नेक्टर उनको मिल रहा है, फीड कर पा रहे हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर फूड रिक्वायरमेंट उनकी पूरी हो रही है, तो क्या होगा, दे विल बी एबल टू सर्वाइव। तो फिर एवोल्यूशन में क्या हुआ कि धीरे धीरे जो स्मॉल प्रोपोसिस वाले इंसेक्ट्स थे ना वो खत्म होने शुरू हो गए, क्योंकि उनको फूड मिलता ही नहीं था। क्यों नहीं मिलता था, क्योंकि फ्लावर्स में जो हमारी नेक्टेरियस थी वो डीप चली गई, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि दोनों फ्लावर और इंसेक्ट्स दोनों साइमल्टेनियसली उनमें एवोल्यूशन हो रहा है, इकट्ठे एवोल्यूशन हो रहा है। तो दैट इज व्हाई इस कंडीशन को हमने क्या बोला है, को एवोल्यूशन, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मैंने को एवोल्यूशन से क्या मतलब है मेरे कहने का, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं हमारा दैट इज पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, ठीक है। तो पहले एक बार हम समझ लेते हैं कि पोलन पिस्टल इंटरैक्शन बेसिकली है क्या, ठीक है। पोलन पिस्टल इंटरैक्शन में क्या होता है, देखो ये सारे जो भी इवेंट्स हैं ये हमारे सारे प्री फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स में आ रहे हैं, ठीक है। अभी तक फर्टिलाइजेशन हुई नहीं है क्योंकि फ्यूजन ही नहीं हुआ है गैमीट्स का, ठीक है। एक साइड हमारा मेल गैमेटोफाइट बन गया, फीमेल गैमेटोफाइट बन गया, ठीक है। उनको आपस में पास ले रहे हैं पॉलिनेशन के थ्रू, ठीक है। अब दोनों ने फ्यूज भी तो करना है, तो वो फ्यूजन कैसे होगी, उससे पहले के जो इवेंट्स हैं उसको हमने बोला है पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। जब दोनों पोलन, सपोज ये हमारा पोलन है, ठीक है, और ये हमारी पिस्टल है, जब ये पोलन पिस्टल के ऊपर आएगा, ठीक है, आके यहाँ पे जर्मिनेट करेगा, ठीक है, जर्मिनेट करके फिर ये अंदर, जैसे अब अभी मैंने ढक्कन बंद नहीं किया है, ढक्कन बंद कर दिया ना, तो क्या होगा कि जो हमारे पोलन ग्रेन्स है वो हमारे ओव्यूल में जाके पेनिट्रेट हो गए हैं, ठीक है। तो जब पेनिट्रेट होंगे तभी तो ओव्यूल और पोलन ग्रेन्स के बीच में इंटरैक्शन होगी, ठीक है। तो ये जो सारे इवेंट्स हैं ना, ये सारे इवेंट्स हमने किस में पढ़ने हैं, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन के अंदर, ठीक है। अब हम एक बार इसके पॉइंट्स नोट कर लेते हैं कि पोलन पिस्टल इंटरैक्शन में बेसिकली हो क्या रहा है, देन हम इसे डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाए कि बेसिकली पोलन पिस्टल इंटरैक्शन के केस में हो क्या रहा है, ठीक है। आई होप आपको इस पोलन पिस्टल इंटरैक्शन का ओवरव्यू क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अभी हम आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। पहले पोलन पिस्टल इंटरैक्शन को समझने के लिए पहले तो हमें पिस्टल का डायग्राम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जब मैंने आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर करवाया था तो मैंने आपको आराम से सारा करवाया था ना मैंने आपको, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं पिस्टल का डायग्राम, ठीक है। तो ये हमारी बन रही है पिस्टल, ठीक है। ठीक है, ये मैं पिस्टल का डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये है हमारा स्टिग्मा, ठीक है, और ये है हमारा स्टाइल, और जो ये पार्ट है इसको हम बोलते हैं ओवरी, ठीक है। और कलेक्टिवली इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पिस्टल। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, आपको ये चीजें याद होगी। क्लास के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे, ठीक है। अब जब
पोलन ग्रेन्स, ये क्या है हमारे पोलन ग्रेन्स, ठीक है। जो हमारे पोलन ग्रेन्स आके स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेंगे, ठीक है, और लैंड करके कैसे इनमें से पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी और वो पेनिट्रेट करेगी हमारे स्टाइल को। ये सारे इवेंट्स हम किस में पढ़ने वाले हैं, पोलन क्रिस्टल इंटरैक्शन के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इवेंट्स that takes place from the landing of pollen grains on the stigma to the germination of pollen grains on the stigma to the till the penetration of pollen tube into the ovule, ठीक है। क्या बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, the events that takes place from the landing of pollen grains on the stigma to the germination of pollen grains on the stigma till the penetration of pollen tube into the ovule takes place, ठीक है। तो ये जितने भी इवेंट्स है ना, ठीक है, इन इवेंट्स को हमने किस में कंसिडर किया है, पोलन क्रिस्टल इंटरैक्शन के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको ये डायग्राम और ये डेफिनेशन क्लियर होगी, ठीक है। क्या होता है, पोलन ग्रेन्स आते हैं, पिस्टिल के ऊपर लैंड करते हैं, ठीक है। पिस्टिल में कौन से पार्ट के ऊपर करते हैं, स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। अब हम इसको कैसे समझने की कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं रब कर दूं ये, क्योंकि आपको क्लियरली दिखेगा नहीं, क्योंकि सारे डायग्राम्स एक ही जगह पे आने चाहिए। अब मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे। अब ये तो होता नहीं है ना कि जो हमारा मैंगो है, ठीक है, मैंगो के प्लांट के ऊपर अगर एप्पल का पोलन आ जाएगा और वो जर्मिनेट कर जाएगा, नहीं होगा ना, ऑब्वियसली नहीं होगा। तो ये चीज क्या इंश्योर करती है, ये हमारी पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन ही इंश्योर करती है कि कोई इनकम्पैटिबल पोलन आगे हमारे फ्लावर के स्टिग्मा पे जर्मिनेट ना हो जाए, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अब हम देख रहे हैं ये हमारी पिस्टिल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं, ठीक है। अब सपोज मानो यहाँ पे ये जो 3 पोलन ग्रेन्स है ना, ये इनकम्पैटिबल है। इनकम्पैटिबल बोले तो कि ये किसी और प्लांट के हैं या ये इतने पोटेंट नहीं है कि हमारे ओव्यूल को फर्टिलाइज कर पाए, ठीक है। तो ये वाला जो पोलन है ना हमारा, ये क्या है, कंपैटिबल है, ठीक है। अब जो कंपैटिबल पोलन होगा ना, वो क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्टिग्मा, ठीक है। अब जब हमारे जो पोटेंट, या फिर तुम बोल सकते हो कि कंपैटिबल पोलन होगा, वो हमारे स्टिग्मा के सरफेस से अच्छे से न्यूट्रिशन ले लेगा, ठीक है। तो जब वो न्यूट्रिशन ले लेगा, उसके बाद क्या होगा, जो हमारा पोलन ग्रेन है वो स्टाइल में पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। वो कैसे पेनिट्रेट करेगा, अब हम वो उसको नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं, ठीक है। फिर से हम अपना पिस्टल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ
तो ये क्या है, ये है हमारी पोलन ट्यूब, ठीक है। और ये है हमारा स्टाइल, ये है हमारा स्टिग्मा, एंड दैट इज ओव्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या प्रेजेंट है, एग्जाइम, ठीक है। और ये है एंटाइम, और जो बीच में गैप्स है इनको हम किस नाम से जानते हैं, जर्म पोर के, ठीक है। तो इस डायग्राम को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, आपने पोलन ग्रेन की दो लेयर्स के बारे में पढ़ा था ना, एंटाइन और एक्साइन के बारे में, ठीक है। एक्साइन हमारी क्या होती है, एक्साइन है हमारी डिसकंटिन्यूअस लेयर, ठीक है। और जो हमारे एंटाइन है दैट इज कॉन्टिन्यूअस वन, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे गैप्स हैं उनको हमने किस नाम से जाना था, जर्म पोर के नाम से, ठीक है। याद आया, मैं आपको रिवाइज करवाने की कोशिश कर रही हूँ, वैसे मैंने आपको रिवाइज करके आने के लिए बोला था आज कि मैंने आपको जितना पढ़ा दिया उतना आप रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। तो अब मुझे कोई बताएगा एक्साइन किसकी बनी होती है, क्या कॉम्पोजिशन होती है एक्साइन की, बताओ। यस राइट, इट इज फॉर्म्ड ऑफ स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की। क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इसका, बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड जो हमारी टाइम है वो बनी होगी सेलुलोज एंड पेक्टिन की, ठीक है। तो कलेक्टिवली हम इसको क्या बोलते हैं, सेलुलोपेक्टिन, ठीक है। अब मेरे को ये बताने का सिर्फ यही मोटो था कि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है, वरना मैं ऑलरेडी आपको ये सारी चीजें करवा चुकी हूँ क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो हमारी पोलन ट्यूब बन रही है बेसिकली कौन सी लेयर की एक्सटेंशन है पोलन ग्रेन की, ध्यान से देखो यहाँ पे कौन सी लेयर है, एंटाइन, ठीक है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा कि एंटाइन इज द पोलन ग्रेन इज द एक्सटेंशन ऑफ व्हिच लेयर, ऑप्शन में दिया होगा एंटाइन, एक्साइन, जर्म पोर और नन ऑफ द अबव, तो क्या टिक करोगे आप, बताओ मुझे आंसर। यस, इट वुड बी एंटाइन, क्योंकि हमारे एंटाइन ही एक्सटेंड होके हमारी जर्म ट्यूब बना रही है, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पे स्टार डाल के पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है। जो हमारी पोलन ट्यूब है इट इज द एक्सटेंशन ऑफ व्हिच लेयर, राइट, एंटाइन, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा जितना भी मैंने आपको करवाया, ठीक है। अब जब हमारी पोलन ट्यूब बन गई है, ठीक है, अब पोलन ट्यूब उसके के अंदर गेमेटोजेनेसिस का प्रोसेस भी तो हो रहा है ना, तो वहां पे हमने जब मेल गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट पढ़ी थी तो हमने दो तरह के सेल देखे थे, एक था हमारा जनरेटिव सेल और दूसरा था हमारा वेजिटेटिव सेल, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट डायग्राम में समझते हैं कि क्या हो रहा है आगे वाले स्टेप्स में, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। जहां भी बच्चों आपको दिक्कत आती है प्लीज मुझे वहीं पे रोकिए कि मैम स्टॉप देयर, हमें यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा, प्लीज रिपीट कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, अब हमने देख लिया कि हमारे पोलन ट्यूब बन के तैयार हो गए, ठीक है। यहाँ से हमने देख लिया था कि यहाँ से हमारी पोलन ट्यूब पेनिट्रेट होके स्टाइल के अंदर पेनिट्रेट कर रही है, ठीक है। ये क्या है हमारी, देख लीजिए आप एक बार डायग्राम में, दिस इज आवर पोलन ट्यूब, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि दो तरह के सेल्स होते हैं, तो यहाँ के बीच में कौन सा सेल होगा, जनरेटिव सेल, ठीक है। कौन सा सेल है ये, जनरेटिव सेल। तो जनरेटिव सेल में क्या होगी फिर, माइटोसिस होगी, ठीक है।
होके ही वो मेल गैमीट बनाएगा। ठीक है, अब वो मेल गैमीट जाके यहाँ पे हमारा ओव्यूल है ना, ये क्या है ओव्यूल, पोलन ट्यूब जाके ओव्यूल को पेनिट्रेट करेगी। ठीक है, तो पेनिट्रेट करके दोनों आपस में फ्यूज करेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि यहाँ तक पोलन ट्यूब यहाँ तक पहुँच गया। अब हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा था ना, उसमें हमने चिलाजा के बारे में देखा था, माइक्रोपाइल के बारे में देखा था। ठीक है, और इंटेग्यूमेंट के बारे में पढ़ा था हमने। ठीक है, एक बार रफ सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग ओव्यूल का। ठीक है, ठीक है, ये हमने देखे थे इंटेग्यूमेंट। ठीक है, ये हमने देखा था माइक्रोपाइल वाला एंड चिलाजा। ठीक है, अब अगर तो हमारी पोलन ट्यूब चिलाजा से एंटर कर रही है, ठीक है, कहाँ से एंटर कर रही है, चिलाजा से। ठीक है, तो हम उस केस में इसको क्या बोलेंगे, क्या हो रहा है यहाँ पे, चिलाजोगैमी। क्या हो रहा है, चिलाजोगैमी। ठीक है, और जरूरी थोड़ी है कि हमारी जो पोलन ट्यूब है वो चिलाजा से एंटर करेगी, दैट इज नॉट द केस। ठीक है, वो इंटेग्यूमेंट से भी कर सकती है। तो अगर इंटेग्यूमेंट से कर रही है तो उस केस में हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे यहाँ पे क्या हो रही है, मीजोगैमी। क्या हो रही है, मीजोगैमी। रिपीट विद मी। ठीक है, अगर चिलाजा से एंटर हो रही है तो क्या बोलेंगे, चिलाजोगैमी, और अगर इंटेग्यूमेंट से हो रही है तो मीजोगैमी, और अगर माइक्रोपाइल से हो रही है, ठीक है, अगर माइक्रोपाइल से हो रही है तो हम उस केस में बोलेंगे उसको पोरोगैमी। ठीक है, अब आपको ये तीनों टर्म समझ में आ गई कि चिलाजोगैमी, मीजोगैमी और पोरोगैमी में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे क्या है, एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब, राइट। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। जब मैंने आपको पिस्टल का स्ट्रक्चर बताया था तब मैंने आपको स्टाइल दो तरह के बताए थे। ठीक है, मैंने बताया था स्टाइल कैन बी हॉलो और कैन बी इन सॉलिड फॉर्म, राइट। तो अगर तो हॉलो होगा तो इजीली पोलन ट्यूब जाके पेनिट्रेट कर जाएगी, बट अगर उसमें हमारे पास सॉलिड है, मींस उसमें कोई कनेक्टिव या कंडक्टिव टिश्यू पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो कंडक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है, वो हमारे पोलन ट्यूब को गाइड ही करेगा ताकि वो पेनिट्रेट कर पाए स्टाइल के अंदर। ठीक है, जब वो पेनिट्रेट करेगी तभी तो वो हमारे पोलन ग्रेन्स को ओव्यूल के पास लेके जा पाएगी। ठीक है, आपको समझ आया यहाँ पे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में बेसिकली हो क्या रहा है। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, तो आप लोग क्या आंसर करोगे। यस, मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, क्या आंसर करोगे आप लोग। यस, हम लोग बोलेंगे कि इट इनहिबिट्स और प्रिवेंट्स द जर्मिनेशन ऑफ इनकम्पैटिबल पोलन। ठीक है, ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी कि पोलन तो किसी का भी आगे यहाँ पे लैंड कर सकता है ना। ठीक है, तो हमारी पिस्टल उसी पोलन को रिकॉग्नाइज करेगी जो कंपैटिबल होगा। ठीक है, जब वो कंपैटिबिलिटी उनकी स्कैन होके, ठीक है, हमें ग्रीन टिक मिल गया कि हाँ ये कंपैटिबल है पोलन, तभी वो पोलन ट्यूब आगे पेनिट्रेट उसकी ग्रोथ हो पाएगी। ठीक है, समझ आया आपको यहाँ तक, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। ठीक है, क्लियर है ना सबको पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का टॉपिक। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, चलिए फिर हम आगे फर्दर प्रोसीड करें। ठीक है, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को पहले हम ना एक लेमैन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के केस में हो क्या रहा है। ठीक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जो अभी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली यूज हो रही है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्रॉप प्रोडक्शन और इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्रॉप क्वालिटी, राइट। अब इसको हम कैसे समझेंगे,
प्लांट के फीचर्स पसंद है और कुछ हमें बी के फीचर्स पसंद है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास जो एक नया प्लांट बन के आए ना, जो सी प्लांट बनेगा, उसमें दोनों के फीचर्स हों। तो इस चीज को कैरी आउट करने के लिए हम लोग क्या प्रोसेस यूज करते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, अब हम एक बार देखते हैं कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता कैसे है। ठीक है, पहली चीज तो आपको पता होनी चाहिए, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हम क्यों कर रहे हैं? क्रॉप क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, और दूसरा उसमें जो हमारे डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें चाहिए उस चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि देखो, अब हमारे पास पता है, हमारे पास जो प्लांट्स है ना, उसमें दो तरह के फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमारे पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी है और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि अगर तो हमारे पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर का केस है। ठीक है, यूनि पहले मैं आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर का केस करवाती हूँ, फिर आपको यूनिसेक्सुअल फ्लावर इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर का केस कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सबको पता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं, मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल भी प्रेजेंट है, राइट। तो अब अगर हमने आप आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस करना है, तो हम लोग दोनों गैमेट्स एक ही प्लांट से तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि हमें जो एंड प्रोडक्ट है वो डिफरेंट चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर प्लांट ए का। ठीक है, तो ये है हमारे स्टेमेन। ठीक है, और ये है हमारी पिस्टिल। ठीक है, ये हमारा एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें स्टेमेन और पिस्टिल दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमने इस फ्लावर को फीमेल कंसिडर करना है। ठीक है, फीमेल प्लांट, तो हम क्या करेंगे, इमैस्कुलेशन का प्रोसेस करेंगे। इमैस्कुलेशन बेसिकली क्या होगा कि हम लोग स्टेमेन को रिमूव भी कर देंगे। ठीक है, इमैस्कुलेशन में क्या हो रहा है, स्टेमेन को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, जब हमने इमैस्कुलेशन कर दी, अब स्टेमन तो हट गए हैं, तो हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ पिस्टिल बची है। तो हम पिस्टिल को बैग कर देंगे, बैग मतलब उसको कवर कर देंगे बटर पेपर के बैग से। ठीक है, क्या हो रही है यहाँ पे, बैगिंग ऑफ, ये हम पिस्टल की बैगिंग तब तक करके रखेंगे जब तक हमारी पिस्टल रिसेप्टिव नहीं हो जाती। ठीक है, और हम नहीं चाहते कि कोई अनडिजायर्ड पोलन इसके ऊपर आके लैंड करे। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको बटर पेपर के बैग से पैक करके रखा है। ठीक है, बैगिंग। अब हमने क्या करना है, जो हमारा मेल प्लांट है, जो हमारा डिजायर्ड मेल प्लांट है, ठीक है, उसके पोलन ग्रेन्स कलेक्ट करेंगे। ठीक है, पोलन ग्रेन्स, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ पीजी। ठीक है, हमने उसके पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट किया। अब उस टाइम तक हमारी जो पिस्टिल है वो भी रिसेप्टिव हो गई है। ठीक है, मतलब मैच्योर हो गई है, इट इज नाउ कंपैटिबल इनफ टू इंटरैक्ट विद द पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग जो हमने पोलन ग्रेन्स कलेक्ट किए हैं अपने डिजायर्ड प्लांट से, पहले तो हम उसकी डीबैगिंग करेंगे, हम लोग बैग रिमूव कर देंगे। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले डीबैगिंग करेंगे। ठीक है, डीबैगिंग हो रही है, बटर पेपर वाला बैग हम लोग रिमूव कर रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पे डस्ट कर रहे हैं पोलन ग्रेन्स। डस्ट बोले तो मतलब जो पोलन ग्रेन्स हमें चाहिए, हम लोग ब्रश से उसको उस पिस्टल के ऊपर
तो जब एक बारी डस्टिंग हो जाएगी, ठीक है, हम फिर से अपने पिस्टल को रीबैग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर से रीबैगिंग हो जाएगी। क्यों? ताकि फिर से कोई अनडिजायर्ड पोलन ग्रेन यहाँ पे ना आ पाए, ठीक है। क्योंकि जो हमारा कंपैटिबल पोलन था उसकी तो पोलन ग्रेन और पोलन ट्यूब जर्मिनेट भी होना शुरू हो गई है, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमने क्या करना है कि जो हमारा केस देख लिया हमने बाइसेक्सुअल फ्लावर की कंडीशन का, ठीक है। कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोगों ने पहले इमैस्कुलेशन की, स्टेमन्स को रिमूव किया, ठीक है। देन जब हमने स्टेमन को रिमूव कर दिया तो उसमें एक फीमेल पार्ट प्रेजेंट है ना अभी, तो जब फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा तो उसको हम तब तक बटर पेपर से पैक करके रखेंगे जब तक वो रिसेप्टिव नहीं हो जाता। रिसेप्टिव माने तो वो उतना कंपैटिबल नहीं हो जाता जब तक वहां पे आके पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट हो पाए, ठीक है। जब एक बारी वो रिसेप्टिव हो गया तो रिसेप्टिव होने के बाद क्या होगा, हम लोग वो जो हमने बटर पेपर का बैग लगाया था पिस्टल के ऊपर, उस बैग को हम रिमूव कर देंगे और जो हमने अपने डिजायर्ड प्लांट से पोलन ग्रेन्स कलेक्ट किए हैं, हम उन पोलन ग्रेन्स को यहाँ पे डस्ट करेंगे, ठीक है, उस बैग को रिमूव करके। जैसे ही वहां पे हमने अपने पोलन ग्रेन्स को रख दिया, उसके बाद हम दोबारा से रीबैगिंग का प्रोसेस करेंगे, ठीक है। हम लोग फिर से उस प्लांट को बटर पेपर वाले बैग से कवर कर देंगे। अब उस बैग को कवर करने का मेन मोटो क्या है, बताया मैंने अभी आपको क्या मोटो है, ताकि हमारा जो कोई अननेसेसरी अनवांटेड पोलन है वो हमारे स्टिग्मा पे आके लैंड ना करे और जर्मिनेट होने की कोशिश ना करे, ठीक है। तो ये था हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर की कंडीशन में। अब हम लोग देख लेते हैं इस यूनिसेक्सुअल फ्लावर की कंडीशन में, ठीक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है। अब हम लोग कौन सी कंडीशन देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर की, ठीक है। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो वही फ्लावर होता है ना जिसमें एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा, आइदर मेल और फीमेल फ्लावर, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं, पहले हम लोग मेल और फीमेल प्लांट ही देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर इस फ्लावर में सिर्फ पिस्टल प्रेजेंट है, ठीक है, तो हमें इमैस्कुलेशन करने की तो जरूरत है ही नहीं है ना। अगर यहाँ पे स्टेमेंस प्रेजेंट ही नहीं है तो हम स्टेमेंस को क्यों रिमूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नो इमैस्कुलेशन, ठीक है। अब जो हमने ये वाला फ्लावर लिया इसका हम क्या करेंगे, जो फ्लोरल बड होगा ना, फ्लोरल बड को हम लोग क्या कर देंगे, फिर से बैग कर देंगे बटर पेपर वाले बैग से, ठीक है। विल बी बैग टिल एंथेसिस, जब तक एंथेसिस ना हो, ठीक है। मेजर डिफरेंस यही है कि यहाँ पे इमैस्कुलेशन नहीं हो रही है, ठीक है। हमने उसको बैग करके रखा, अब हमने बैग रिमूव करेंगे ताकि वहां पे एंथेसिस हो पाए। अब एंथेसिस हो गई है, ठीक है, एंथेसिस हो गई और दूसरी तरफ हमने जो हमारे डिजायर्ड मेल प्लांट के पोलन ग्रेन्स है उनको कलेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो प्लांट होगा ना उस पे फिर से क्या करेंगे, पोलन ग्रेन्स को डस्टिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स, जो हमारा डिजायर्ड मेल प्लांट है उसके पोलन ग्रेन्स को उस पे डस्ट कर देंगे, ठीक है। फिर से क्या होगा, जब पोलन ग्रेन्स को डस्ट कर दिया फिर से अगेन क्या होगी, इसकी रीबैगिंग होगी, ठीक है। क्या हो रही है यहाँ पे, रीबैगिंग ऑफ प्लांट, ठीक है, जब तक वो प्लांट मैच्योर नहीं हो जाता, ठीक है। तो ऐसे हमारी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होती है इन केस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। दोनों के केस में मेजर डिफरेंस यही है कि हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर के केस में इमैस्कुलेशन कर रहे हैं और जो हमारा यूनिसेक्सुअल वाला है उसमें हमें इमैस्कुलेशन करने की जरूरत नहीं है। वहां में हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि जो हमारा फ्लोरल बड है ना उसको हम बटर पेपर के बैग से कवर करके रख रहे हैं, तब
ये जो खिलने वाला प्रोसेस होता है ना, इसको ही हम एंथीसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम जो अपने नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं दैट इज फर्टिलाइजेशन। आज मैं आपको इस टॉपिक का हल्का सा ओवरव्यू दूंगी कि बेसिकली फर्टिलाइजेशन है क्या। डेफिनेशन तो आई नो ऑब्वियसली आप लोगों को पता है ना, इट इज अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, है ना। बट प्लांट्स के केस में क्या होता है, स्पेशली इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट दैट इज एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो हम लोग एक बार आज उसका ओवरव्यू देख लेते हैं और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसको डीप में पढ़ेंगे कि बेसिकली एंजियोस्पर्म्स के केसेस में फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, क्या क्या इवेंट्स होते हैं, क्या हमारे पास एंड प्रोडक्ट बनता है और कैसी कंडीशन डिजायर्ड होती है इन ऑर्डर टू कैरी आउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, दैट इज ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो अभी हम लोग एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा हल्का सा ओवरव्यू ले लेते हैं फर्टिलाइजेशन का। करवाने को मैं आज भी करवा सकती हूँ बट आई डोंट वांट टू रश ना। आई जस्ट वांट कि आप लोगों की फ्रीक्वेंसी मेरे से मैच हो, जितना मैं कर रहा हूँ आप इजीली उस टॉपिक को कवर अप कर पाओ। ठीक है, और मेरी जो अप्रोच है पढ़ाई को लेके मेरे थोड़ी प्रैक्टिकल है। ठीक है, आई वांट कि जितने मैं आपको टॉपिक करवा रही हूँ उसको अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ तो आपको लगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि हाँ yes we are able to do this question, क्योंकि हमें ये टॉपिक समझ में आया हुआ है अच्छे से। ठीक है, तो अब हम लोग देखने वाले हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन तो मैं रिपीट करने ही वाली हूँ कि क्या है, ये तो बच्चे को भी आती है फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स के केसेस में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास डबल फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, क्या होती है यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन बोले तो डबल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होगा, मतलब यहाँ पे एक तो हमारी सिंगैमी होगी, ठीक है, और दूसरी यहाँ पे क्या होगी ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, यहाँ पे दो इवेंट्स हो रहे हैं ना, इसीलिए हमने क्या बोला है कि जो एंजियोस्पर्म्स है उनके केस में डबल फर्टिलाइजेशन हो रही है। ठीक है, अब ये सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन क्या है दैट इज वी आर गोइंग टू डील इन द नेक्स्ट क्लास इन इलैबोरेशन। ठीक है, अभी हम एक बार देख लेते हैं कि होता क्या है। अब हमें पता है पोलन ट्यूब है जो वही हमारे मेल गैमीट को लेके आई है फीमेल गैमीट के पास। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके केस में जो हमारा मेल गैमीट है वो मोटाइल नहीं है, क्योंकि उसके पास मोटिलिटी के लिए कोई भी ऑर्गेनेली नहीं प्रेजेंट, यहाँ तो सीलिया प्रेजेंट है ना ही फ्लैजेला प्रेजेंट है, तो वो खुद तो जा नहीं सकता ना फीमेल गैमीट के पास, नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास मूव करने के लिए इट डज नॉट हैव एनी ऑर्गेनेली। सो उसको कैरी कौन करके लेके जाता है, उसको कैरी करती है पोलन ट्यूब। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट के पास लेके जाती है। तो इसलिए जब वो उस फ्यूजन होगी, अब दोनों गैमेट्स मिल गए हैं तो फ्यूजन होगी ना ऑब्वियसली, तो उस फ्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं साइफोनोगैमी। ठीक है, क्या बोलते हैं साइफोनोगैमी। ठीक है, अब कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे ना पोलन ट्यूब इजीली डेवलप नहीं कर पाते, तो उसके लिए ना कुछ आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम भी हम यूज कर सकते हैं उसको, उस प्रोसेस को क्विक करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग उस मीडियम में क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं बोरॉन, आइनोसिटॉल, शुगर कॉम्प्लेक्स। ये क्या करता है, ये पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन को इनहांस करता है, उस प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है। ठीक है, और जो मेन चीज हमें याद रखनी है, पहली तो यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन हो रही है। ठीक है, क्या क्या हो रहा है सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, और हमारा जो मेल गैमेटोफाइट है वो बेचारा इमोटाइल है, उसके पास कोई मोटिलिटी के लिए ऑर्गेनेल नहीं प्रेजेंट, इसीलिए उसको पोलन ट्यूब लेके आ रही है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला है साइफोनोगैमी। ठीक है,
कैसे डबल फर्टिलाइजेशन होने वाली है एंजियोस्पर्म्स के केस में, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे कंपाइल अप करते हैं, ठीक है। बट अभी छुट्टी नहीं होने वाली है, हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ आप लोग कितना समझ में आया है और आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है। तो अभी हम एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, सब लोग पिछले टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो आपने पढ़ा था ना एंथर के बारे में, ठीक है। तो एंथर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ एन एंथर is multinucleated and multinucleated due to endomitosis। पढ़ाया था मैंने आपको क्लास में, याद होना चाहिए सबको। पहले चलो मुझे बताइए तो कौन कौन सी लेयर होती है एंथर के अंदर, बताओ जरा। यस, सबसे पहले हमारे पास आती है एपिडर्मिस, ठीक है। देन हमारे पास आती है एंडोथीसियम, देन हमारे पास आती है मिडल लेयर, देन हमारे पास आती है कैपिटल, ठीक है। तो किसमें होता है एंडोमाइटोसिस का प्रोसेस, बताइए। आप लोगों से पूछ रही हूँ मैं, राइट, टेपिटम में, ठीक है। और अब अगर यहाँ पे मल्टीन्यूक्लिएटेड की जगह मैं आपको पूछ लूँ कि कौन सी लेयर होती है एंथर की जो न्यूट्रिटिव इन फंक्शन होती है, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, बताओ कौन सी होती है वो लेयर। राइट, तब भी हमारा आंसर सेम रहेगा, टेपिटम, ठीक है। टेपिटम एक ऐसी लेयर है जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ठीक है, एंथर के केस में। अब हम देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, जो फिलिफॉर्म ऑपरेटस होता है ना, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक में, पढ़ाया था ना मैंने आपको। फिलिफॉर्म ऑपरेटस की लोकेशन बताओ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऑप्शन दे देती हूँ आपको। सेंट्रल सेल, एंटीपोडल्स, सिनर्जिड्स और नन ऑफ द अबव। बताओ बच्चों कहाँ होता है हमारे जो फिलिफॉर्म ऑपरेटस है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। पढ़ाया था ना मैंने आपको एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर अच्छे से, वहाँ पे मैंने आपको फिलिफॉर्म ऑपरेटस में बताया था। 3 ऊपर सेल्स होते हैं, 3 नीचे सेल्स होते हैं, बीच में हमारा सेंट्रल सेल होता है। तो फिलिफॉर्म ऑपरेटस कौन से 2 सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, बताओ मुझे। राइट, बहुत अच्छे बच्चों, आप लोगों को आता है, एग्जैक्टली सिनर्जिड्स के ऊपर प्रेजेंट होता है हमारा फिलिफॉर्म ऑपरेटस। अब इसी से मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ लेती हूँ आपको, फिलिफॉर्म ऑपरेटस का फंक्शन बता दो मुझे, क्या फंक्शन होता है फिलिफॉर्म ऑपरेटस का, बताएगा मुझे कोई कि हमारे फिलिफॉर्म ऑपरेटस का क्या फंक्शन होता है। यस, ये हमारे पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है, ठीक है। तो पोलन ट्यूब आके एक किसी भी एक फिलिफॉर्म ऑपरेटस वाले सेल में घुस जाएगी, मतलब सिनर्जिड में घुस जाएगी। इसका बेसिक फंक्शन क्या है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, इट गाइड्स द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है। अब कल मैंने आपको पॉलिनेशन का टॉपिक पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको इमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स के बारे में पढ़ाया था ना। सो उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम अपनी क्लास कंपाइल अप कर देंगे। पॉलिनेटिंग एजेंट बताओ मुझे।
in case of water hyacinth and water lily. क्या होगा इस केस में पॉलिनेटिंग एजेंट हमारा? ऑप्शन दे देती हूँ मैं आपको, विंड और इंसेक्ट्स, ठीक है, वाटर, और हम लोग ले लेते हैं बर्ड्स, और नन ऑफ द। जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि हमारा वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली के केस में पॉलिनेटिंग एजेंट कौन सा होता है। जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको कल भी पूछे थे, करवाए थे, आज भी करवा रहे हैं, दे ऑल आर फ्रॉम योर एनसीईआरटी, ठीक है, और ये सारे पीवाईक्यू हैं तुम्हारे नीट के एग्जाम के, ठीक है। बताओ, पढ़ाया था ना मैंने आपको, इमर्ज हाइड्रोफाइट्स पढ़ाया था ना, उसमें वाटर हाइसिंथ, जिसको माइशोरिया या फिर टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं, वाटर लिली के बारे में पढ़ाया था, है ना। नहीं, वाटर आंसर नहीं होगा इसमें। अब आप लोगों ने अपना दिमाग लगाया ना कि ये हाइड्रोफाइट है तो मतलब इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट वाटर होगा। नो, दैट इज नॉट द केस। इस केस में हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन, दैट इज विंड और इंसेक्ट्स। इन दोनों फ्लावर्स को या तो हमारी विंड पॉलिनेट करती है या फिर हमारा इंसेक्ट्स आके पॉलिनेट करते हैं। क्यों? क्योंकि अब इसके नाम से देखो, इमर्ज्ड हाइड्रोफाइट, ये वाटर सरफेस के ऊपर उठे हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें वाटर की जरूरत नहीं है पॉलिनेशन के लिए, क्योंकि जो हमने वेलेस्टेरिया या जोस्टेरा का केस पढ़ा था वो सारे सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स थे, ठीक है, पानी के अंदर डूबे हुए थे, इसीलिए वहां पे जो हमारा पॉलिनेटिंग एजेंट था दैट वाज वाटर, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा हम लोगों ने जितना भी आज किया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फिर आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, तो हम कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आप लोग यहाँ तक रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि कल फिर से मैं तुम्हें क्लास के लास्ट में क्वेश्चंस पूछने वाली, सो बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।